टॉपिक है सेरिबेलम एंड बेसल गैंग्लिया। आज का हमारा टॉपिक है सेरिबेलम एंड द बेसल गैंग्लिया। सेरिबेलम, व्हाट इज सेरिबेलम? सेरिबेलम बेसिकली हमारे पास एक सेकेंड। सेरिबेलम बेसिकली हमारे पास हाइंड ब्रेन का एक सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, जो कि हमारे पास डिफरेंट हमारी मूवमेंट्स को कोऑर्डिनेट करने में और उनको कंट्रोल करने में बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो अपना रोल प्ले करता है। एज वी नो कि हमारे पास जो CNS है उसको डिफरेंट लेयर्स ऑफ मेनिंजेस ने कवर किया है, दैट इज ड्यूरा मैटर, पाया मैटर एंड अरेक्नोइड मैटर। सिमिलरली हमारे पास जो सेरिबेलम है दैट इज आल्सो कवर्ड बाय द लेयर ऑफ ड्यूरा मैटर, जिसको हम टेंटोरियम सेरिबेलाई कहते हैं। फर्दर इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हुए वी शुड नो कि हमने फर्दर इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करते हुए हम ये ख्याल रखेंगे हमने इसको 3 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो हमारे पास हैं। एक एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन है, एक डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन है इसकी, और एक फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन के बेसिक अपॉन इट्स एनाटॉमी हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज द एंटीरियर लोब। सबसे पहला हमारे पास आता है ये एंटीरियर लोब। सेकेंड वन इज द पोस्टीरियर और द मिडल लोब, ये वाली, एंड द थर्ड वन इज द फ्लोकोनोड्यूलर लोब। हमारे पास ये 3 लोब्स हैं और इन 3 लोब्स को हमारे पास 2 फिशर्स ने डिवाइड किया है। ये जो डार्क लाइन नजर आ रही है दिस इज द प्राइमरी फिशर, जिसने एंटीरियर लोब को और पोस्टीरियर लोब को सेपरेट किया है। द सेकेंड वन इज द यूवोनोड्यूलर फिशर, यहाँ पर, जिसने हमारे पास पोस्टीरियर लोब को और फ्लोकोनोड्यूलर लोब को सेपरेट किया हुआ है। एनाटॉमिकली हमने इसकी 3 डिवीजन्स को जो है वो देख लिया। सेकेंड हमारे पास आती है इसकी डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन। ये हमारे पास फिजियोलॉजिकली इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट हम इसको थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेंगे। डेवलपमेंटली हमारे पास जो सेरिबेलम है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पेलियो सेरिबेलम, नियो सेरिबेलम एंड आर्ची सेरिबेलम। अब इसको किस तरह से डिवाइड किया गया है कि पेलियो सेरिबेलम में हमारे पास जो एंटीरियर लोब का जितना भी पार्ट है वो सारा आएगा अलोंग विद दिस वर्मिस एंड द यूबुला। यूबुला बेसिकली हमारे पास वर्मिस का ही पार्ट होता है जो कि इसके इंफीरियर एंड पे सिचुएटेड होता है। उसके बाद हमारे पास पेलियो सेरिबेलम हो गया, जिसमें हमारे पास एंटीरियर लोब आएगी, यूबुला एंड द वर्मिस। सेकेंड इज द नियो सेरिबेलम, जिसमें हमारे पास पोस्टीरियर लोब का सारा पार्ट आएगा एक्सक्लूडिंग दिस वर्मिस, बिकॉज ये वर्मिस हमारे पास ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है। हमारे पास पोस्टीरियर लोब एक्सक्लूडिंग द वर्मिस ये हमारे पास आएंगी नियो सेरिबेलम में। एंड द थर्ड वन इज द आर्ची सेरिबेलम, जिसमें हमारे पास फ्लोकोनोड्यूलर लोब का पार्ट आएगा, ये वाला पार्ट। ये हमारे पास डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन हो गई। थर्ड क्लासिफिकेशन हमारे पास आती है फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज रिलेटेड, ये इसके फिजियोलॉजिकल मींस फंक्शन, बेसिंग बेस्ड अपॉन द फंक्शंस ऑफ द सेरिबेलम। हमने इसकी फर्दर फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन 3 टाइप्स की है, सेरिब्रो सेरिबेलम, स्पाइनो सेरिबेलम एंड वेस्टिब्यूलो सेरिबेलम। हम फर्दर इस सेरिबेलम को अगर देखें तो इसके हमने डिफरेंट जोन्स में इसको डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज द मोस्ट लैटरल पार्ट, जिसे हम लैटरल जोन कहते हैं। देन वी हैव दिस ब्लू पार्ट, जिसे हमने इंटरमीडिएट जोन कहा है। एंड थर्डली वी हैव दिस वर्मिस एंड द फ्लोकोनोड्यूलर लोब। ये 3 जोन्स में हमने इसको डिवाइड किया है। क्यों डिवाइड किया है? बिकॉज इसके फंक्शंस की बेसिस पे जो मोस्ट लैटरल पार्ट है ये हमारे पास फाइबर्स के थ्रू कनेक्टेड होता है टू द सेरिब्रम, इसीलिए हम इसको सेरिब्रो सेरिबेलम भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारे पास सेरिब्रम को उसके फंक्शंस में हेल्प करता है। इसके फंक्शंस में क्या होगा, सेरिब्रो सेरिबेलम का बेसिकली फंक्शन क्या होगा कि जो भी मूवमेंट परफॉर्म होनी होगी उसकी प्रॉपर प्लानिंग में ये पार्ट अपना रोल प्ले करेगा। सेकेंड इज दिस इंटरमीडिएट जोन, इसको हम स्पाइनो सेरिबेलम भी कहते हैं बिकॉज ये अपने डिफरेंट फाइबर्स के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्टेड होता है। अब स्पाइनल कॉर्ड में डिफरेंट फाइबर्स जो हैं वो क्रॉस कर रहे होते हैं जो कि हमारे पास मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं। तो जो भी हमारे पास डिस्टल लिम्ब की मूवमेंट्स, फाइन स्किल्ड मूवमेंट्स होंगी, उनको जो है ये स्पाइनो सेरिबेलम का पार्ट कंट्रोल करेगा। सेकेंडली उन फाइन डिस्टल मूवमेंट जो हमने लाइक पियानो प्ले करना या बटन करना शर्ट को, इन सब मूवमेंट्स में हमारे पास कोऑर्डिनेशन जो है, एगोनिस्ट और एंटेगोनिस्ट जो मसल्स हैं उनकी प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। तो ये सब कोऑर्डिनेशन ऑफ द फाइन मूवमेंट्स हमारे पास स्पाइनो सेरिबेलम का पार्ट
जो है वो कंट्रोल करता है। इसका सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि इसने ना हमारी डैम्पिंग ऑफ द मूवमेंट्स करनी होती है। अब डैम्पिंग का क्या मतलब है, हमारे पास एक पेन पड़ा है टेबल के ऊपर और हमने उस पेन को पकड़ना है। अब हमारा हाथ डायरेक्टली पेन के ऊपर जाए, ना उसको मिस आउट करे, ना पीछे रह जाए और ना ज्यादा आगे चला जाए, मतलब ना बैक शूट हो और ना ओवर शूट हो जाए हमारा, डायरेक्ट हम हमारी डैम्पिंग यानी एक्स्ट्रा मूवमेंट्स प्रिवेंट हो जाए, डायरेक्ट हम टारगेट को जाके अचीव करें, दैट इज डैम्पिंग मूवमेंट। कि हमारे पास जो एक्स्ट्रा मूवमेंट्स हैं उनको हमने डैम्प आउट यानी एलिमिनेट कर दिया। तो ये रोल प्ले करता है हमारे पास स्पाइनोसेरिबेलम। थर्डली हमारे पास पार्ट आता है वर्मिस का और ये फ्लोकोनोड्यूलर लोब का। ये वर्मिस एंड फ्लोकोनोड्यूलर लोब ये हमारे पास कनेक्टेड होते हैं टू द वेस्टिबुलर एपरेटस। हमारे पास जो मिडल ईयर में जो हमारे पास वेस्टिबुलर एपरेटस जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं जिन्होंने हमारे पास बैलेंस को जो है वो कंट्रोल करना होता है, ये उनके साथ कनेक्टेड होता है। फर्दर ये फाइबर्स हमारे पास ईयर से इंफॉर्मेशन आई इसमें, और इसने फर्दर हमारे पास जो मेडुला में वेस्टिब्यूलर और रेटिकुलर न्यूक्लियाई पड़े होते हैं उनके साथ जाके रिले करके हमारी बॉडी की जो बैलेंस होता है उसको कंट्रोल आउट करता है। ये हमारे पास तीन इसके फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अलॉन्ग विद मैंने आपको थोड़ा सा इनके फंक्शंस का ओवरव्यू दे दिया। नेक्स्ट हमारे पास आता है डीप सेरिबेलर जो है वो न्यूक्लियाई। हम इनको डिस्कस करने से पहले ये करते हैं कि जो हमारे पास सेरिबेलम है इस पिक्चर के अकॉर्डिंग ये दो हेमिस्फीयर्स में डिवाइड हुआ हुआ है। सेरिबेलम का दो हेमिस्फीयर्स हैं दैट आर सेपरेटेड बाय दिस वर्मिस जोन। हमारे पास ईच हेमिस्फीयर ऑफ द सेरिबेलम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, द आउटर कॉर्टेक्स एंड द इनर मिडलरी पार्ट। अब जो इनर मिडलरी पार्ट है वो हमारे पास बना होता है ग्रे मैटर से, और जो आउटर कॉर्टेक्स पार्ट है वो व्हाइट मैटर से बना होता है। अब ग्रे मैटर हमारे पास मिडला ऑफ द सेरिबेलम में हमारे पास डिफरेंट न्यूक्लियाई पड़े होते हैं जिनको हम डीप सेरिबेलर न्यूक्लियाई, क्योंकि वो अंदर है ना डीप पार्ट में पड़े हुए हैं तो हम इनको डीप सेरिबेलर न्यूक्लियाई कहते हैं। ये चार न्यूक्लियाई हमारे पास हैं फ्रॉम लैटरल टू मीडियल साइड, नेमली डेंटेट, एम्बोलिफॉर्म, ग्लोबोस एंड फेस्टिजियल। ये चार न्यूक्लियाई हैं। हम आगे पढ़ेंगे कि जो हमने फंक्शंस इनके डिस्कस किए हैं उनमें इनका जो है वो रोल आता है। अब हमारे पास जो एम्बोलिफॉर्म और ग्लोबोस है ये दोनों मिलकर काम करते हैं और इन्हें हम कलेक्टिवली न्यूक्लियस इंटरपोजिटस कहते हैं। देन हम जो हमारे पास सेरिब्रल कॉर्टेक्स है उसकी थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे दूं। हमने ये बात की कि मेडुला में जो सेरिबेलर मेडुलरी पार्ट है उसमें हमारे पास ये चार न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, तो सेरिबेलर कॉर्टेक्स में भी कुछ होगा। सेरिबेलर कॉर्टेक्स हमारे पास वाइट पार्ट है, इसमें हमारे पास डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, हमारे पास डिफरेंट लेयर्स बनी होती हैं। हमारे पास थ्री लेयर्स हैं, इसमें जो टॉप मोस्ट लेयर है उसको हम मोलेकुलर लेयर कहते हैं, जो मिडल लेयर है दैट इज द परकिंजिया लेयर, और जो लास्टली इनर मोस्ट लेयर है उसको हम ग्रैनुलर लेयर कहते हैं। अब ये लेयर्स हैं, इनके भी डिफरेंट फंक्शंस हैं और इनमें डिफरेंट जो है वो हमारे पास न्यूक्लियाई या कह लिए सेल्स जो हैं वो पड़े होते हैं। अब जो परकिंजे हैं ये मैं जस्ट आपको इसका ओवरव्यू दे रही हूँ। अब जो परकिंजे सेल्स हैं, परकिंजे जो लेयर है इसमें परकिंजे सेल्स पड़े होते हैं। ये बेसिकली न्यूरॉन्स ही होते हैं जिनकी डेंड्राइट और एक्सॉन वगैरह ये सब सेल बॉडी प्रेजेंट होगा। अब परकिंजे सेल लेयर में हमारे पास परकिंजे सेल्स पड़े होते हैं। जो हमारे पास ग्रैन्युलर इनर मोस्ट ग्रैन्युलर लेयर है उसमें हमारे पास जी फॉर ग्रैन्युलर और जी फॉर हमारे पास ग्रैन्युलर सेल्स और गोल्जी सेल्स, ये दो तरह के सेल्स हमारे पास ग्रैन्युलर लेयर में पड़े होते हैं। और जो हमारे पास लास्टली जो मोलेकुलर लेयर टॉप मोस्ट लेयर है इसमें फर्दर दो टाइप्स के सेल्स पड़े होते हैं जिन्हें हम, वन इज कॉल्ड दी स्टीलेट सेल्स और दूसरा बास्केट सेल्स। हमारे पास बास्केट सेल्स, ये दो सेल्स हमारे पास मोलेकुलर लेयर में पड़े होते हैं। फिर फर्दर इससे डिफरेंट फाइबर्स जो हैं वो आते हैं सेरिबेलम से, थ्रू कॉर्टेक्स जाएंगे या टू डिफरेंट पार्ट्स जाएंगे, डिफरेंट फाइबर्स आते हैं और जाते हैं। वो फंक्शंस जो हैं इन फाइबर्स के थ्रू जो है वो रेगुलेट होते हैं, जो कि हमारे पास कनेक्शंस प्रोवाइड करते हैं टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अच्छा, अब इसके फंक्शंस की बात करें, फंक्शंस में मैंने आपको पहले थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था, वही ये बातें लिखी हुई हैं कि जो हमारे पास लैटरल जोन है, lateral zone is concerned with planning and programming of movements, मतलब हमारे पास it is connected to the cerebrum। अब सेरिबेलम जो है ना इसको एक इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि इसको हम साइलेंट एरिया ऑफ द ब्रेन कहते हैं। साइलेंट एरिया क्यों कहते हैं, क्योंकि
अगर हम इसको इलेक्ट्रिकली स्टिमुलेट करते हैं ना, तो हमारे पास कोई प्रॉपर सेंसेशंस या कोई प्रॉपर मूवमेंट नहीं आती। जिस तरह हम अगर सेरिबेलम को या किसी मसल को स्टिमुलेट करेंगे, हम सेरिब्रम को या सेरिब्रल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करेंगे, तो हमारे पास मोटर मूवमेंट्स प्रोड्यूस होंगी, क्योंकि उसने हमारे पास मोटर मूवमेंट्स को एग्जीक्यूट करना होता है। लेकिन हम जो सेरिबेलम है, इसको हम साइलेंट एरिया ऑफ द ब्रेन कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये पर्टिकुलर मूवमेंट कोई प्रोड्यूस नहीं करता। हाँ, लेकिन जो सेरिब्रम ने कोई मूवमेंट प्रोड्यूस करनी है, उसकी प्रॉपर प्लानिंग में और प्रोग्रामिंग में सेरिबेलम अपना रोल प्ले करता है, इसलिए हम इसको साइलेंट एरिया ऑफ द ब्रेन कहते हैं। सेकेंड, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ये होता है कि इसने हमारे पास जो हमारी मूवमेंट परफॉर्म होगी, जो सेरिब्रम ने हमारे पास मूवमेंट परफॉर्म करनी है, उसकी प्रॉपर रेट को, उसकी रेंज ऑफ मूवमेंट को, उसकी डायरेक्शन को और उसकी फ्रीक्वेंसी को हमारे पास प्रॉपर कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है सेरिबेलम। इसका हमारे पास फंक्शन क्या हो गया? प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग ऑफ मूवमेंट, प्रॉपर सीक्वेंसिंग एंड टाइमिंग ऑफ मूवमेंट्स। अब सीक्वेंसिंग एंड टाइमिंग ऑफ मूवमेंट्स का क्या मतलब है? मतलब मैंने एक पेन पकड़ना है, अब उस मैंने पेन लेके उससे लिखना है, मेरे पास एक टास्क आया है कि यू हैव टू राइट ऑन द पेपर। तो सीक्वेंस और टाइमिंग का क्या मतलब है कि मैं पहले पेन पकड़ूंगी, उसका कैप खोलूंगी, फिर लिखूंगी, फिर उसका कैप बंद करके वापस रख दूंगी। ये प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ मूवमेंट्स है, और इस सीक्वेंसिंग को कंट्रोल करता है हमारे पास सेरिबेलम। लैटरल जोन को, चूंकि इट इज कनेक्टेड विद द सेरिब्रम, तो इसको सेरिब्रो सेरिबेलम भी कहते हैं। सेकेंडली हमारे पास आ जाता है इंटरमीडिएट जोन। इंटरमीडिएट जोन, जैसा कि हमने पहले कहा था कि ये हमारे पास कनेक्टेड होता है टू हेलो द, हेलो जी, हेलो। जी जी, जी आप कुछ पूछना चाह रही हैं? अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आता है इंटरमीडिएट जोन। इंटरमीडिएट जोन, जैसे हमने पहले कहा था कि इट इज कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉर्ड। अब स्पाइनल कॉर्ड से हमारे पास फाइबर्स जाते हैं, जो कि हमारे पास डिस्टल जो मसल्स हैं उनकी मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं। अब इंटरमीडिएट जोन जो है हमारे पास उन डिस्टल जो हमारे पास मूवमेंट है, स्किल्ड और फाइन मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, उनको कोऑर्डिनेट करता है। प्रॉपर जो कोऑर्डिनेशन है बिटवीन द एगोनिस्ट एंड द एंटेगोनिस्ट मसल्स ऑफ द फिंगर्स इन केस ऑफ राइटिंग या पियानो या बटन करने के लिए, आपकी जो एगोनिस्ट और एंटेगोनिस्ट की प्रॉपर कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करता है सेरिबेलम। सेकंड, हमने पढ़ा था कि इसका डैम्पिंग फंक्शन भी होता है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि डैम्पिंग फंक्शन कैसे होता है। अब इसकी एक एग्जांपल एबनॉर्मेलिटी में हम इसकी जो लीजन्स है उनमें पढ़ेंगे। डैम्पिंग फंक्शन, फॉर एग्जांपल हमारे पास ना हम नी जर्क परफॉर्म करते हैं, इन्होंने लिखा हुआ है इट हैज अ डैम्पिंग फंक्शन दैट इट प्रिवेंट्स द पेंडुलर मूवमेंट्स एंड ट्रेमर्स। फॉर एग्जांपल हमने एक पेशेंट आया, उस पे ना नी जर्क परफॉर्म करना है, तो हम उसके जो पटेलर टेंडन है उस पर स्ट्राइक करेंगे। हमारे पास नॉर्मल क्या होता है कि नी जर्क प्रोड्यूस होता है, एक स्पेसिफिक स्किल्ड फाइन मूवमेंट प्रोड्यूस होती है। अगर हमारे पास सेरिबेलर की लीजन हो गई है तो क्या होगा? हमारे पास जो एक जो स्किल्ड मूवमेंट, फाइन मूवमेंट प्रोड्यूस होनी थी वो नहीं होगी, बल्कि हमारे पास जो टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ द नी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी, जिसे हम पेंडुलर मूवमेंट कहते हैं। ये क्यों हुआ? क्योंकि हमारे पास सेरिबेलम का लीजन था और उसकी जो डैम्पिंग फंक्शन था वो हमारे पास लॉस हो गया। सेकेंड, हमारे पास थर्डली आ जाता है, इस पार्ट को हम स्पाइनोसेरिबेलम भी कहते हैं। थर्डली हमारे पास आ जाता है वर्मिस एंड द फ्लोकोनोड्यूलर लोब। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये हमारे पास वेस्टिबुलर सिस्टम के साथ कनेक्टेड होते हैं और हमारे पास हमारे बैलेंस को, हमारे पोस्चर को और हमारी आई मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं। जो हमारी आई मूवमेंट्स हैं वो भी, पोस्चर और बैलेंस, ये सब हमारे पास वर्मिस फ्लोकोनोड्यूलर लोब विद द हेल्प ऑफ द वेस्टिबुलर सिस्टम हमारे पास ये सारा कंट्रोल होता है। इस पार्ट को हम वेस्टिब्यूलो सेरिबेलम भी कहते हैं। इसका मेन एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, वो है मोशन सिकनेस। ये मोशन सिकनेस के साथ भी रिलेटेड है। मोशन सिकनेस बेसिकली क्या होता है? आप कुछ पेशेंट्स, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब वो सफर करते हैं तो उन्हें नोजिया, मतलब ट्रैवलिंग करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो उन्हें नोजिया वॉमिटिंग फील होती है। वो क्यों होती है? बिकॉज उनमें जो उनकी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, जो कुछ वो देख रहे हैं बाहर को, जो आउटपुट सिग्नल्स हैं, उनको हमारा ब्रेन प्रॉपरली सेंस नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उनको नोजिया, वॉमिटिंग और स्टमक अपसेट के जो सिम्टम्स हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। इसको कहते हैं मोशन सिकनेस। अब मोशन सिकनेस हमारे पास, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और ये चेक किया कि वो एनिमल्स जिनमें हम इस पार्ट को, वर्मिस और फ्लोकोनोड्यूलर लोब को रिमूव करते हैं, तो उनमें मोशन सिकनेस की जो है वो इतनी चेंजेस उन लोगों में नहीं प्रोड्यूस होते, मतलब उनको ये मोशन सिकनेस वाला एलिमेंट नहीं मिलता।
इससे फिर हमारे पास ये प्रूव हुआ कि हमारे पास वर्मिस और फ्लोकोनोड्यूलर लोब ये पार्ट कंसर्न होता है विद द मोशन सिकनेस। देन सेकेंडली हमारे पास स्ट्रेच रिफ्लेक्स को और मसल टोन को भी हमारे पास ये पार्ट जो है वो रेगुलेट करता है थ्रू द रेटिकुलर फॉर्मेशन जो कि प्रेजेंट होती है इन पोन्स एंड मेडुला। उसमें फाइबर्स जाते हैं रेटिकुलर फॉर्मेशन के थ्रू हमारे पास स्ट्रेच रिफ्लेक्स को प्लस मसल टोन को भी ये रेगुलेट करते हैं। थर्डली हमारे पास सेरिबेलर डिजीजेस आ जाती हैं। अगर हमें सेरिबेलर फंक्शंस का पता है तो हम इजीली उसकी डिजीजेस को जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इट अकर्स विद द लीजन्स इन्वॉल्व सेरिबेलर कॉर्टेक्स एंड वन और मोर डीप सेरिबेलर न्यूक्लियाई। इन सेरिबेलर डिजीजेस देयर इज नो मसल पैरालिसिस एंड नो सेंसरी लॉस। क्यों? क्योंकि सेरिबेलम ने हमारे पास कोई मसल फंक्शन को एग्जीक्यूट नहीं करना, कोई इंडिपेंडेंट मसल फंक्शन या मोटर कंट्रोल कोई भी टास्क इसने परफॉर्म नहीं करना, इसीलिए ये इससे मसल पैरालिसिस नहीं होता और न ही कोई सेंसरी लॉस होता है क्योंकि ये किसी सेंसेशन को भी कंट्रोल नहीं करता। अच्छा, सेरिबेलर डिजीजेस में द फर्स्ट टर्म इज एटेक्सिया। एटेक्सिया बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास इनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स जो है वो प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है हमारी बॉडी में। मतलब सेरिबेलम का रोल होता है कि उसने प्रॉपर कोऑर्डिनेशन करनी होती है हमारे पास। हमने जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था, एक पेन पकड़ना है, हमने उससे लिखना है, पेन बंद करना है, वापस रखना है। हमारे पास पूरी, अगर हम कोई चल रहे हैं तो प्रॉपर हमारे पास कोऑर्डिनेशन है कि हम एक स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं, अपने पहले राइट फुट को आगे करते हैं, लेफ्ट फुट को आगे करते हैं, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होती है हमारी मसल्स की। अगर हमारे पास सेरिबेलर लीजन हो जाती है तो हमारे पास वो कोऑर्डिनेशन ऑफ द मसल्स जो हैं वो खत्म हो जाती है और डिफरेंट जो हैं वो मसल्स अपने डिफरेंट फंक्शन जो हैं वो परफॉर्म करना शुरू हो जाते हैं, जिससे इनकोऑर्डिनेशन डेवलप हो जाती है। इसको हम कहते हैं एटेक्सिया, जिसमें हमारे पास रेट, रेंज, डायरेक्शन और फोर्स सब जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। Second is asynergia. Normally, there is synergism between agonist and antagonist. This is lost in cerebellar disease. Same, अगर आपने कोई पेंसिल पकड़नी है या पेन पकड़ना है तो उस पेन को होल्ड करने के लिए आपकी फिंगर्स के एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट में प्रॉपर जो है वो साइनर्जिज्म या कह लो प्रॉपर उनकी डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ मसल्स साइनर्जिस्टिकली वर्क करते हैं, काम करते हैं, ताकि आपका एक कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट प्रोड्यूस हो सके। अब जब सेरिबेलम का हमारे पास लीजन हुई, मसल्स की कोऑर्डिनेशन डिस्टर्ब हुई, साइनर्जिज्म, एंटागोनिज्म, जो भी रिलेशन थे बिटवीन एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट वो सब डिस्टर्ब हुए और हमारे पास ये कंडीशन एसाइनर्जिया की आई। देन इज डिसमिट्रिया एंड पास्ट पॉइंटिंग। डिसमिट्रिया का मतलब, मीट्रिया मींस लेंथ। इसमें हमारे पास जो हमारे पास सेंस ऑफ लेंथ या डिस्टेंस होता है ना वो खत्म हो जाता है, वो मतलब लॉस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अपने पेशेंट को कहना है कि वो फिंगर नोज टेस्ट परफॉर्म करे, मतलब अपनी फिंगर अपनी आंखों के सामने रखे, दूसरे हाथ से एक अपनी फिंगर को टच करे और फिर अपने नोज को टच करे, या अपने पेशेंट को कहा कि वो टेस्ट परफॉर्म करे। तो इसमें डिसमीट्रिया का मतलब क्या है कि उसकी जो डिस्टेंस मेजरमेंट है कि भाई इतने डिस्टेंस के बाद मेरी फिंगर है और इतने डिस्टेंस के बाद मेरा नोज है, तो मैंने डायरेक्ट उसी पॉइंट को टच करना है, ये सेंस उसकी लॉस्ट हो जाती है। फिर जब वो फिंगर को टच करने की कोशिश करेगा तो वो फिंगर तक नहीं पहुंचेगा, कभी राइट साइड पे चला जाएगा, कभी लेफ्ट साइड पे चला जाएगा, मिस आउट कर देगा अपनी डायरेक्ट डेस्टिनेशन को, बिकॉज उसने अपना जो प्रॉपर डिस्टेंस है उसकी कैलकुलेशन उसको डिस्टर्ब कर रही है। इसकी वजह से हमारे पास ओवर शूटिंग और बैक शूटिंग, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि पेन पकड़ना है तो डायरेक्ट पेन पे नहीं जाएंगे, या पीछे चले जाएंगे या आगे चले जाएंगे, या बैक शूट कर जाएंगे या ओवर शूट कर जाएंगे। सेकेंडली हमारे पास आता है डिस्डायडोकोकाइनेसिया। बेसिकली इसमें क्या होता है कि आपने ना नॉर्मल, जो हमारे पास नॉर्मल पर्सन होता है ना, उसको अगर आप कहें ना कि आपने अपना जो एक हाथ है उसको उल्टा करना है और सीधा करना है, जिसको हम सुपिनेशन और प्रोनेशन भी कहते हैं। आपने पेशेंट को कहा है कि नॉर्मल पेशेंट है, नॉर्मल पर्सन है वो, उसको आपने कहा है कि आपने एक दफा अपना हाथ उल्टा करना है, सीधा करना है, उल्टा करना है, सीधा करना है, या आपने मूवमेंट जो है वो परफॉर्म करनी है। ये ऑल्टरनेटिंग मूवमेंट्स हैं। अब एक ऐसा इंसान जिसमें सेरिबेलम का लीजन है वो ये मूवमेंट परफॉर्म नहीं कर सकेगा। इनिशियली उसको इशू होगा कि वो अपनी मूवमेंट को स्टार्ट करे, फिर जब वो स्टार्ट करेगा तो वो या तो रैपिडली अपनी मूवमेंट परफॉर्म करेगा और रैपिडली स्टॉप कर जाएगा। मतलब उसमें वो कोऑर्डिनेशन जो है वो डेवलप नहीं होती बिटवीन द सुपिनेटर्स एंड द प्रोनेटर्स ऑफ द हैंड, और वो ऑल्टरनेट मूवमेंट्स को, उनकी प्रॉपर प्लानिंग को, कोऑर्डिनेशन को और टाइमिंग को कंट्रोल नहीं कर सकता। इस कंडीशन को हम कहते हैं डिसडायडोकोकाइनेसिया, कि वो अपनी ऑल्टरनेट रैपिड जो मूवमेंट्स होती हैं उनको परफॉर्म नहीं कर सकता। गेट एंड पोस्चर की बात करें तो ऐसे पेशेंट्स जिनमें सेरिबेलर लीजन्स होती हैं उनका हमारे पास ड्रंकन गेट होता है। जिस तरह कोई पेशेंट, अगर आप देखें कोई पर्सन ड्रंकन है
तो उसकी प्रॉपर कोई चलने की कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं होती है। जिस तरह हमारे पास ड्रंकन गेट इज बेसिकली, या स्टैगरिंग गेट को हम सेरिबेलर लीजन के साथ कनेक्ट करते हैं, बिकॉज हमारे पास उन पेशेंट्स के लिए चलने के लिए कोई प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं होती कि भाई हमने पहले राइट फुट आगे करना है, हमारा पहले स्टांस आएगा, हमारे पास स्विंग फेज आएगा, चलना है, स्ट्रेट लाइन में चढ़ना है, टर्न आउट होना है, या जिस तरह से भी है, ये हमारे पास प्रॉपर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन जो सेरिबेलम ने देनी थी वो सब लॉस्ट हो गया। हमारे पास ड्रंकन गेट आता है। इसमें पेशेंट जो है वो एक वाइड बेस के साथ चलता है ताकि वो अपने बैलेंस को, चूंकि हमारे पास बैलेंस वाया सेरिबेलम कंट्रोल नहीं हो रहा, तो वो अपनी बेस को वाइड डाउन कर लेगा ताकि वो अपने बैलेंस को मेंटेन कर सके, गिर ना जाए। और head of the patient rotated and flexed towards the affected side. Shoulder on the affected side is lower as compared to the other side. Then हमारे पास आता है ट्रेमर्स। ट्रेमर्स हमारे पास दो तरह के ट्रेमर्स होते हैं, एक होते हैं रेस्टिंग ट्रेमर्स और एक होते हैं इंटेंशनल ट्रेमर्स। सेरिबेलर लीजन के केस में हमारे पास इंटेंशनल ट्रेमर्स आते हैं। इंटेंशनल ट्रेमर्स क्या होता है कि मैंने एक पेन पकड़ना है, नॉर्मल जब मैं रेस्ट पे हूँ मुझे कोई ट्रेमर्स नहीं आ रहे, लेकिन अगर मैंने ये सोचा है कि मैंने पेन पकड़ना है, तो जैसे ही मैं पेन पकड़ूंगी मेरे ट्रेमर स्टार्ट हो जाएंगे। फिर मुझे अगर उससे लिखना है तो मैं जैसे जैसे अपनी टास्क को परफॉर्म करने की तरफ जाऊंगी कि मैंने इसको खोलना है, लिखना है, तो मेरे ट्रेमर्स इंक्रीज होते जाएंगे। इसको कहते हैं इंटेंशनल ट्रेमर्स। अब जैसे ही मैंने ये पेन जो है वो वापस रख दिया, मतलब मैंने अपना टास्क परफॉर्म नहीं किया, पेन वापस रख दिया, तो मेरे ये जो ट्रेमर्स हैं वो खत्म हो जाएंगे, वापस नॉर्मल हो जाएगा। इसको कहते हैं इंटेंशनल ट्रेमर्स कि व्हेन यू इंटेंड टू डू सम वर्क, जब आपने कोई काम करना है तो आपके ट्रेमर्स स्टार्ट हो जाएंगे, बट जैसे ही वो आपका टास्क या काम खत्म हो गया तो आपके वो ट्रेमर्स भी नहीं रहेंगे। देन हमारे पास आता है डिसआर्थरिया। डिसआर्थरिया का मतलब है कि हमारे पास जो स्पीच है, फोनेशन या आर्टिकुलेशन जो हमने बोलना है उसमें भी प्रॉपर हम नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि हम जब बोलते हैं, हमने ये पहले भी बात की है कि सेरिबेलम ने प्रॉपर कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करना होता है मसल्स की। तो हमारे पास जो स्पीच है वो एक बहुत फाइन और स्किल्ड मूवमेंट होती है जो कि हमारे पास लिरिंग्स के और माउथ के, टंग के मसल्स जो हैं वो कंट्रोल करते हैं। तो जब हमारे पास सेरिबेलम की लीजन होगी तो हमारे पास ये कोऑर्डिनेशन भी डिस्टर्ब हो जाती है और प्रॉपर स्पीच प्रोड्यूस नहीं होती। कोऑर्डिनेशन जब नहीं होगी हमारे माउथ के और टंग के, लेरिंग्स फेरिंग्स के मसल की, तो हम प्रॉपरली प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो इसको कहते हैं डिसआर्थरिया। Then is rebound phenomenon. The patient is unable to stop a movement promptly, which is due to the loss of influence over the stretch reflex. अब इसकी एग्जांपल कैसे देते हैं रीबाउंड फिनोमिनन कैसे? फॉर एग्जांपल आपने अपने पे ही टेस्ट कर लें, कोई आपका एक सेरिबेलर लीजन का पेशेंट है, अगर आप नॉर्मल पेशेंट को जो है उसको कहते हैं ना कि अपनी एल्बो को फ्लेक्स करो, आपने उसको रेजिस्ट करना है। आपका जो पेशेंट है वो अपनी एल्बो को फ्लेक्स करेगा लेकिन आपने उसको रेजिस्ट करना है, ठीक है। अब जो नॉर्मल पेशेंट है, जब आप वो उसको पता लगेगा कि आप उसको रेजिस्ट कर रहे हो तो वो अपनी फोर्स को कम कर देगा और अपनी मूवमेंट को स्टॉप कर देगा। ये नॉर्मल आपका सेरिबेलम का फंक्शन होता है कि जब उसने सेंस किया भाई मैं कोई काम कर रहा हूँ और वो कोई अपोज कर रहा है तो उस काम को मुझे रोकना है, डिक्रीज डाउन करना है उसकी इंटेंसिटी को और उसको खत्म कर देना है। लेकिन जिनमें सेरिबेलर लीजन होती हैं उनमें ये रिबाउंड फिनोमिना नजर आता है। मतलब आपने सेरिबेलर लीजन के पेशेंट को कहा कि भाई अपना जो एल्बो है उसको फ्लेक्स करो और आप उसको रेजिस्ट कर रहे हो, तो जैसे जैसे आपकी रेजिस्टेंस की फोर्स बढ़ती जाएगी उस पेशेंट की भी जो फ्लेक्शन की फोर्स है वो बढ़ती जाएगी, यहाँ तक कि जब आप हाथ पीछे करोगे तो वो डायरेक्टली अपने फेस को हिट करेगा। इसकी एक एग्जांपल ये होती है कि मतलब आपने उस पेशेंट को रेजिस्ट किया है अपनी फ्लेक्शन करने से, जैसे ही आप अपनी फोर्स रिमूव करोगे उसकी फोर्स इस हद तक बढ़ जाएगी कि वो अपनी मूवमेंट को कंट्रोल नहीं कर पाएगा और डायरेक्टली उसका जो पाम है या हैंड है वो उसके फेस पे जाके लगेगा। दिस इज द रीबाउंड फिनोमिनन। Decomposition of movements. The patient is unable to perform actions involving simultaneous movements at more than one joints. Movement are broken into components. Decomposition of movements भी हमारे पास यही आता है कि उसने जो डिफरेंट मूवमेंट्स हमारे पास परफॉर्म करनी है, कह लो आपने फॉर एग्जांपल मैंने आपको उसी की जो है एग्जांपल दी थी कि नॉर्मल हमारे पास जो पॉइंट एक फाइन
आपने जाके पेन पकड़ना है या कोई भी चीज पकड़नी है, आपने एक्स्ट्रा मूवमेंट्स को प्रिवेंट करना है कि टारगेट को जाके अचीव करें, और हमने उससे जो है वो डिविएट नहीं होना अपने टारगेट से। उस मूवमेंट को एक फाइन कंट्रोल रखना है। दिस इज द डिकम्पोजिशन। मतलब अगर आपकी सेरिबेलर लीजन होगी, आप अपने टारगेट नहीं तक नहीं पहुंचोगे, वही आपकी ओवर शूटिंग और बैक शूटिंग आ जाएगी, आप अदर देन द टारगेट अपनी एक्स्ट्रा मूवमेंट्स की तरफ जाओगे। देन इज द निस्टेगमस। निस्टेगमस बेसिकली आपकी ऑसिलेटरी मूवमेंट ऑफ, निस्टेगमस इज बेसिकली द ऑसिलेटरी मूवमेंट ऑफ आईज। इसमें भी यही होता है कि जो सेरिबेलम होता है उसने आपकी आई की मूवमेंट को कंट्रोल करना होता है। नॉर्मली आपकी आई बॉल्स जो हैं या जो आई मूवमेंट है वो नॉर्मल रहती है, लेकिन जैसे ही आपने किसी चीज को फोकस करना होता है, इन द पेशेंट जिनमें सेरिबेलर लीजन्स हैं, वो जैसे ही किसी चीज को फोकस करेंगे तब हमारे पास उनकी जो आई बॉल्स हैं उनके ट्रेमर्स या ऑसिलेटरी मूवमेंट स्टार्ट हो जाएंगी। अ काइंड ऑफ इंटेंशनल ट्रेमर्स ऑफ आईज को हम निस्टेगमस कहते हैं। देन इज हाइपोटोनिया, कि हमारे पास सेरिबेलम मसल टोन को रेगुलेट कर रहा था, तो सेरिबेलर लीजन होगी तो मसल की टोन जो है वो डिक्रीज कर जाएगी, दिस इज हाइपोटोनिया। और पेंडुलर नी जर्क, ये मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया था कि जब हम स्ट्राइक करेंगे उसके पटेलर टेंडन को, तो हमारे पास एक फाइन मूवमेंट की बजाय पेंडुलर मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी, दैट इज द पेंडुलर नी जर्क। यहाँ तक अगर किसी को कोई इशू है तो बता दें, फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है बेसल गैंग्लिया। नाउ व्हाट इज बेसल गैंग्लिया? बेसल गैंग्लिया बेसिकली हमारे पास जो वी नो कि हमारे पास जो हमारे पास ब्रेन है उसके डिफरेंट जो दो हेमिस्फीयर्स हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, उसके नीचे हमारे पास थैलेमस पड़ा होता है। अब थैलेमस के अराउंड जो है हमारे पास ऑन द लैटरल साइड्स पे हमारे पास जितना भी ग्रे मैटर पड़ा होता है ना, उस ग्रे मैटर के अंदर डिफरेंट कह लो आप न्यूक्लियाई पड़े होते हैं, जिनको कलेक्टिवली हम बेसल गैंग्लिया कहते हैं। अब वो कौन कौन से न्यूक्लियाई होते हैं? दे आर दी कॉर्डेट न्यूक्लियाई, पुटामेन, ग्लोबस पैलिडस, सब्सटेंशिया नाइग्रा एंड सबथैलेमिक न्यूक्लियस। ये सब न्यूक्लियस हैं जो कि हमारे पास सेरिब्रल कॉर्टेक्स के नीचे जो थैलेमस है उसके साइड्स पर जो ग्रे मैटर है उसमें पड़े होते हैं। इन सब न्यूक्लियाई को कंबाइनली हम कहते हैं बेसल गैंग्लिया। अब बेसल गैंग्लिया का भी इंपॉर्टेंट फंक्शन ये होता है कि इसने ना मूवमेंट में अपना रोल प्ले करना होता है। हमारे पास जब भी कोई मूवमेंट परफॉर्म होती है ना, तो उसमें तीन पार्ट्स ऑफ ब्रेन हैं जो अपना रोल प्ले करते हैं। फर्स्ट इज सेरिब्रम, सेकेंड इज सेरिबेलम एंड द थर्ड इज बेसल गैंग्लिया। अब क्या करना होता है कि हमने कोई अगर मूवमेंट परफॉर्म करनी है ना, कोई मूवमेंट है उसको एग्जीक्यूट करना है, उसको परफॉर्म करना है, तो वो करेगा हमारे पास सेरिब्रम। लेकिन उस मूवमेंट को इनिशिएट करने के लिए हमारे पास बेसल गैंग्लिया का रोल होता है, और उस मूवमेंट की प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के लिए हमारे पास सेरिबेलम का रोल होता है। अब नेक्स्ट हमने सेरिबेलम पढ़ लिया, बेसल गैंग्लिया के ये पांच जो हैं ये हमारे पास न्यूक्लियाई हैं जो हमने पढ़े। इसमें हम कोर्डेट और पुटामेन को कलेक्टिवली कहते हैं कॉर्पस स्ट्राइएटम, एंड हम पुटामेन एंड ग्लोबस पैलिडस को कलेक्टिवली कहते हैं लेंटिफॉर्म या लेंटिक्यूलर न्यूक्लियस। नेक्स्ट हम इनके फंक्शंस पे आते हैं। बेसल गैंग्लिया के फंक्शंस को डिस्कस करते हुए हमने, ये है कि बेसल गैंग्लिया का फंक्शन हमने एक तो ये डिस्कस कर लिया कि इसने मूवमेंट को जो है उसकी इनिशिएशन को कंट्रोल करना होता है। बेसल गैंग्लिया से हमारे पास थ्रू डिफरेंट फाइबर्स जो हमने ये पढ़े हैं कॉर्पस स्ट्राइएटम, हमारे पास डिफरेंट फाइबर्स जो हैं इसके दो सर्किट बनते हैं। दो सर्किट कैसे बनते हैं? एक सर्किट है कॉर्डेट सर्किट एंड दूसरा सर्किट है हमारे पास पुटामेन सर्किट। बेसल गैंग्लिया के फंक्शन के लिए ना हमारे पास वाया इट्स कनेक्शन के ये कनेक्ट हो रहा है थ्रू द सेरिब्रल कॉर्टेक्स या डिफरेंट अदर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, ताकि ये इनिशिएशन ऑफ मूवमेंट को प्रॉपर्ली कंट्रोल कर सके। इसके लिए ये कनेक्ट होता है वाया टू सर्किट्स, दैट इज वन इज कॉर्डेट सर्किट एंड द अदर इज द पुटामेन सर्किट। अब ये दो सर्किट्स कैसे बनते हैं कि हमारे पास सेरिब्रल कॉर्टेक्स से फाइबर्स आते हैं। अब चूंकि बेसल गैंग्लिया ने हमारे पास मूवमेंट को स्टार्ट नहीं करना, सिर्फ मूवमेंट को इनिशिएट, मतलब मूवमेंट को परफॉर्म नहीं करना, सिर्फ मूवमेंट को इनिशिएट और उसको कंट्रोल करने में, उसको इनिशिएट करने में अपना रोल देना है। तो हमारे पास सेरिब्रल कॉर्टेक्स के कौन से एरियाज से फाइबर आएंगे? जो प्राइमरी मोटर एरिया होता है ना हमारे पास, वो बेसिकली इन्वॉल्व होता है इन द परफॉर्मेंस ऑफ द टास्क, जो कि मेन फंक्शन होता है सेरिब्रम का।
इसीलिए हमारे पास सेरिब्रल कॉर्टेक्स के जो प्री मोटर या सप्लीमेंट्री मोटर एरियाज आते हैं ना, वहां से फाइबर्स आते हैं टू द कॉर्डेट। ये मैं कॉर्डेट जो सर्किट है उसकी बात कर रही हूँ कि कॉर्डेट सर्किट कैसे फंक्शन करता है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स से हमारे पास फाइबर्स आए टू द कॉर्डेट, कॉर्डेट कॉर्डेट से फिर ये गए ग्लोबस पैलेटस में। इन दोनों जगह पर इन्होंने डिसाइड कर लिया भाई मैंने ऐसे मूवमेंट को इनिशिएट करना है, ये हमारे पास टास्क है, मैंने इस मूवमेंट को परफॉर्म करने के लिए ये इनिशिएशन प्रोग्राम होगा हमारा। ये सब कुछ यहाँ पे डिसाइड हो गया। देन यहाँ से हमारे पास इंफॉर्मेशन जाएगी टू द थैलेमस, थैलेमस से फिर हमारे पास वापस जाएगी कॉर्टेक्स में, कॉर्टेक्स के उन्हीं एरियाज में जाएगी टू द प्री मोटर एरिया, टू द सप्लीमेंट्री मोटर एरिया। ये हमारे पास हो गया कोडेट सर्किट। कोडेट सर्किट के बाद नेक्स्ट हमारे पास जो सर्किट था दैट इज द पुटामेन सर्किट। पुटामेन सर्किट में भी हमारे पास यही होता है कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स से हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है, सिग्नल्स आते हैं टू द पुटामेन, पुटामेन से फिर हमारे पास डायरेक्टली थैलेमस में जाते हैं, फिर ग्लोबस पैलेटस में नहीं जाते। जब सेरिब्रल कॉर्टेक्स से इंफॉर्मेशन आई टू द पुटामेन, यहाँ पे सारी डिजाइनिंग हुई कि हमने ऐसे ऐसे काम करना है, फिर वापस इंफॉर्मेशन गई टू द थैलेमस और वहां से सेरिब्रल कॉर्टेक्स। अब जो पुटामेन सर्किट है ना, इससे इंफॉर्मेशन जब सेरिब्रल जो इनपुट इंफॉर्मेशन एरियाज है ना कॉर्टेक्स के, वो यहाँ वहीं से कि प्री मोटर एरिया और सप्लीमेंट्री मोटर एरिया से हमारे पास जो है ना वो इंफॉर्मेशन आती है इस पुटामेन में। और फिर जब ये आउटपुट सिग्नल्स जो जाएंगे ना, जिन्होंने सेरिब्रल कॉर्टेक्स के थ्रू मूवमेंट को इनिशिएट करवाना है और कंट्रोल करवाना है, तब ये इंक्लूड करेंगे प्राइमरी मोटर एरिया को, बिकॉज इन्होंने फिर इनिशिएशन करवा दी मूवमेंट की। फिर प्राइमरी मोटर एरिया को स्टिमुलेट करेंगे ताकि सेरिब्रम अपना फंक्शन परफॉर्म करे और मूवमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो यानी परफॉर्म हो। देन इसके फंक्शंस की अगर हम बात करें तो इसके फंक्शंस में हमारे पास आता है कि फाइन स्किल्ड मूवमेंट में इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि जो भी मूवमेंट इनिशिएट हो रही है परफॉर्म हो रही है वो फाइन हो, स्किल्ड हो। देन सेकंड इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कोग्निटिव रोल। कोग्निटिव रोल, कोग्निशन में इन्होंने कैसे रोल प्ले करना होता है। फॉर एग्जांपल एक सिनेरियो ऐसे है कि एक बंदा है वो जंगल में खड़ा हुआ है और सामने बिल्कुल सामने उसके ना एक शेर खड़ा हुआ है। अब उसका कोग्निटिव फंक्शन क्या होगा, उसके ना दो ऑप्शंस होंगे, नंबर वन कि वो दरख्त पर चढ़ जाए और नंबर टू या कि वो भाग जाए। अब ये उसकी कोग्निटिव कैपेबिलिटी या कोग्निटिव कंट्रोल है जो उसको ये बता रहा है कि भाई अगर मैं भाग गया तो शेर मेरा इतना करीब है कि वो मुझे पकड़ लेगा। सेकंड ऑप्शन कि अगर मैं दरख्त पे चढ़ गया फिर भी कुछ चांसेस होंगे कि मैं बच जाऊं उससे। ठीक है, तो उसकी इस थिंकिंग को, इस चीज को, इंटेलिजेंस, इसको कंट्रोल करना कि भाई मैं ये ऑप्शन को चूज करूंगा, दिस इज द कोग्निटिव कंट्रोल। उन पेशेंट्स में जिनमें बेसल गैंग्लिया की लीजन होती है उसमें ये कोग्निटिव कंट्रोल जो है वो उनका मिस आउट होता है और वो सही तरीके से ये डिसीजंस जो है वो नहीं कर पाते। थर्ड इज द डैम्पिंग, कि इसने भी हमारे पास डैम्पिंग ऑफ द मूवमेंट्स को कंट्रोल करना होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक, इसकी एग्जांपल कैसे लूंगी कि एक मेरे पास व्हाइट बोर्ड है और एक पेपर पेज है, मैंने दोनों पे कोई अल्फाबेट फॉर एग्जांपल ए लिखना है। मैं व्हाइट बोर्ड पे ए लिखूंगी तो मुझे पता है कि मैंने बड़ा ए लिखना है, लेकिन सेम अगर मैं पेपर पे लिखूंगी तो आई नो कि इसका साइज छोटा है तो मैंने छोटा ए लिखना है। तो मेरी मूवमेंट जो कि लार्ज मूवमेंट से मुझे पता है कि मैंने स्मॉल करनी है, अपनी मूवमेंट को प्रिसाइज और कंसाइज करना है, एक्स्ट्रा मूवमेंट्स नहीं करनी। इसको जो है ये डैम्पिंग मूवमेंट ये हमारे पास बेसल गैंग्लिया कंट्रोल करता है कि भाई जो मूवमेंट मैंने परफॉर्म किया उसको डैम्प डाउन कर दो, आपको एक्स्ट्रा मूवमेंट या एक्स्ट्रा काम, एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करने की जरूरत नहीं है। थर्डली हमारे पास इंपॉर्टेंट ये होता है कि जो हमारे पास बेसल गैंग्लिया होता है वो हमारे पास मस्कुलर टोन को डिक्रीज करता है। यहाँ पे फिर हमारे पास है कि बेसल गैंग्लिया इंडिपेंडेंटली फंक्शन नहीं करता, वही हमने पहले पढ़ा था कि हमारे पास सेरिब्रल कॉर्टेक्स और सेरिबेलम ये दोनों भी हमारे पास मूवमेंट में रोल प्ले करते हैं। देन कंट्रोल कॉम्प्लेक्स एंड स्किल्ड मोटर एक्टिविटी स्पेशली ऑफ डिस्टल पार्ट ऑफ लिम्ब, ये हमारे पास पुटामेन सर्किट जो है वो कंट्रोल करेगा। कोग्निटिव कंट्रोल जो होगा उसका वो कोडेट सर्किट जो है उसमें ये रोल प्ले करेगा। और जो हमारे पास प्रॉपर टाइमिंग और इंटेंसिटी जो हमने बात की थी, स्किल्ड मूवमेंट्स को कंट्रोल करना है, वो भी हमारे पास कोडेट सर्किट जो है वो कंट्रोल करेगा। देन हमारे पास आ जाती हैं बेसल गैंग्लिया की लीजन्स। बेसल गैंग्लिया की जब हमारे पास लीजन्स होती हैं तो भी
डिफरेंट कंडीशंस जो हैं वो हमारे पास आती हैं। हम इनको दो तरह से डिवाइड करते हैं बेसल गैंग्लिया के लीजन्स को। जब हमारे पास बेसल गैंग्लिया की लीजन्स होती हैं तो या तो हमारे पास हाइपोकाइनेटिक डिसऑर्डर्स आते हैं या हाइपर काइनेटिक डिसऑर्डर्स आते हैं। काइनेटिक मतलब मूवमेंट या वेलोसिटी, हाइपोकाइनेटिक मतलब मूवमेंट उनकी स्लो डाउन हो जाती है, और हाइपर काइनेटिक मतलब उनकी मूवमेंट जो है वो फास्ट हो जाती है। चूंकि प्रॉपर हमारे पास जो मूवमेंट है, इनिशिएशन जब होनी है तो उसकी प्रॉपर कंट्रोल नहीं रहा हमारे पास, तो या तो हमें मूवमेंट इनिशिएट करने में ही बहुत इशू हो रहा है, हमारी मूवमेंट स्लो डाउन होती जा रही है, या फिर हमारी मूवमेंट जो है वो उसका कंट्रोल उसका खत्म हो गया है, उसकी इनिशिएशन का जो कंट्रोल था वो खत्म हो गया है, और ये मूवमेंट हमारे पास फास्ट डाउन हो गई है। तो इसलिए हमारे पास दो आ गए कैटेगरीज, हाइपोकाइनेटिक डिसऑर्डर्स और हाइपरकाइनेटिक डिसऑर्डर्स। अब हाइपोकाइनेटिक में हमारे पास फर्दर जो है ना वो दो चीजें आती हैं। ये मैं आपको जनरल जो है वो इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। हाइपोकाइनेटिक डिसऑर्डर्स में फर्दर दो चीजें आती हैं। एक